Hey guys, welcome back to my channel Kashi Bhai. This is Kashi and we are going to do one shot of the biodiversity and the conservation. ठीक है, सीबीएसई के लिए पढ़ने वाले हैं आज हम इसे जल्दी जल्दी करेंगे, हाईलाइट के साथ करेंगे एंड ठीक है, हाईलाइट्स करेंगे हम इसके एनसीईआरटी के साथ साथ। देन आपको टॉपिक्स भी बताऊंगी कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से सीबीएसई में नहीं आ सकते। इवन इफ यू वांट टू फॉलो द नीट यू कैन डू इट। ओके, नीट के लिए भी इजी रहेगा तुम्हारे लिए चैप्टर, आप इजीली कर सकते हो इसे। चलते हैं फिर अपना चैप्टर शुरू करते हैं। अगर पूछा जाए, देखो एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में से क्या लिखा है। एनसीईआरटी ने लिखा है यदि आपकी धरती पर कोई एलियन आ जाए गैलेक्सी से, कोई दूसरी गैलेक्सी से, हमारी कौन सी गैलेक्सी पहले तो याद रखनी है, अर्थ से बिलोंग करने वाली गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। अगर आपकी कोई भी स्ट्रेन से आपकी स्पीशीज आ जाए, जैसे एलियन आपका कोई भी गैलेक्सी से उठकर आ जाए, तो वो कैसा रह जाएगा? शॉक रह जाएगा। क्यों शॉक क्यों रह जाएगा भाई? शॉक इसलिए रह जाएगा क्योंकि वो देखेगा कि भाई हमारे अर्थ के ऊपर इतनी सारी इनॉर्मस डाइवर्सिटी, मतलब ह्यूज डाइवर्सिटी है। आप देखोगे कि हर किसी की स्पीशीज अलग अलग आपको मिलती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि एंट की आप स्पीशीज यदि देखोगे तो आपको 20K मिलेगी। बीटल्स की आप देखोगे तो बीटल्स में आपको 3 लाख समथिंग मिलेगी। ठीक है, इतनी सारी डाइवर्सिटी आपको हर स्पीशीज के अंदर मिल रही है। फिश आप देखोगे तो 28K स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही ऑर्काइड्स में आपको कैसे मिलेगी? 20K आपको स्पीशीज मिलेगी। तो आप देख पा रहे हो कि मतलब हर एंट अपने आप से अलग होगी, कुछ ना कुछ अलग स्पीशीज होगी, तभी तो उसको अलग स्पीशीज का नाम दिया गया होगा। ऐसे बीटल्स में आपको अलग अलग तरह की स्पीशीज मिलेगी। तो जब आप देखते हो कि वेराइटीज मिल रही है, आपको वेराइटीज मिल रही है या आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, किस लेवल पे? स्पीशीज लेवल पर आपको देखने को मिल रही है। बट ये बात ध्यान रखनी है कि ये स्पीशीज लेवल पर ही आपको डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी, आपको ये देखने को मिलेगी आपके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मैक्रोमोलिक्यूल से लेके बायोम तक। लास्ट चैप्टर में हम पढ़कर आए थे कि आपकी कहाँ से शुरू होती है कहानी, एक एटम से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है? बायोस्फीयर से खत्म होती है। ऐसे ही मैं बोलूं कि आपको डाइवर्सिटी कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगी? स्पीशीज लेवल पर ही नहीं, आपको मैक्रोमोलिक्यूल से लेके बायोम्स तक देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी आपको क्या कह रही है? बायोडाइवर्सिटी का पहले तो आपको ध्यान रखना है कि बायोडाइवर्सिटी का वर्ड आपको दिया किसने था। बायोडाइवर्सिटी का वर्ड आपका दिया नहीं है, बेसिकली किसने आपका ये पॉपुलर करा था, पॉपुलर टर्म किसने करी थी? तो वो थे आपके कौन? एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने ही आपकी ये कहानी बताई थी कि भाई बायोडाइवर्सिटी में आपको हेट्रोजेनिटी देखने को मिलेगी। हेट्रो इज नथिंग बट अ डिफरेंट टाइप्स, वेरियस टाइप की आपको जेनेटी देखने को मिलेगी, जहां पे आप देखोगे कि स्पीशीज लेवल पर ही नहीं, आपको हर रेंज पर जाके आपको क्या मिल रही है? डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, मैक्रोमोलिक्यूल से बायोम्स तक। एडवर्ड विल्सन ने आपका ये क्या करा था? आपका टर्म पॉपुलराइज करी थी। इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम की टर्म किसने दी थी? तो अभी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, A.G. टेंसले ने दी थी। कब दी थी आपके A.G. टेंसले ने? 1935 में आपको ये टर्म दी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो आपको देखने को मिलेगा कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पर हमें कहाँ कहाँ पर वेराइटीज देखने को मिल रही है या डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, किस किस लेवल पे हमें देखने को मिलती है। तो हमने इसे 3 क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज नथिंग बट जब आप जीन लेवल पर डाइवर्सिटी देखते हो, जब एक सिंगल स्पीशीज आपको हाई डाइवर्सिटी दे रही है, कब? जेनेटिक लेवल पर। इसी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। अब जेनेटिक वेरिएशन का हमारे एनसीईआरटी ने क्या दिया है? एक मेडिसिनल फ्लावर है जिसका नाम क्या है? रुवोल्फिया वोमेटेरिया। कहाँ पे मिलेगा? हिमालयन रीजन्स पे मिलता है, जिसके पास क्या है भाई? एक तरह का केमिकल है जो हमारी मेडिसिन बनाने में यूज आता है। उसकी क्या है? पोटेंसी और कंसेंट्रेशन जो है एक्टिव केमिकल का वो ज्यादा होता है जो लैंड पर होते हैं उससे। तो मेडिसिनल वैल्यू कैसे? आपके स्पीशीज देखोगे जो लैंड पर होगी उसकी मेडिसिनल वैल्यू कम होगी। वहीं पर मैं बात करूं जो हिमालयन रेंज पर आपको क्या मिल रहा है? आपको फ्लावर या प्लांट मिल रहा है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मतलब इसके अंदर जो आपका रिसरपीन है उसका कंटेंट आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा रेदर देन द लैंड। तो इसी तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्पीशीज में दोनों में फर्क हो गया। किस वेरिएशन पे हमने फर्क देखा? पोटेंसी एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ व्हाट? आपका केमिकल जिसका नाम क्या है? रिसरपीन के ऊपर। ऐसे ही हम बात करें इंडिया के पास क्या है? 50,000 आपकी, मतलब 50K समथिंग आपकी जेनेटिकली क्या है? आपका राइस मिलेगा। ऐसे ही 1K वैरायटी आपको मैंगो की मिलेगी। क्वेश्चन आ रहा है आपका कि इंडिया में सबसे ज्यादा जेनेटिक लेवल पर वैरायटी आपको किसकी देखने को मिलती है? अगर आपके ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको यदि आपको राइस दिखता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइस हो जाएगा। अगर आपको मैंगो दिखता है तो आपका मैंगो हो जाएगा। बट इन द केस दोनों ही अपीयर हो जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर राइस हो जाएगा। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब हम बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी की, जब हम स्पेसिफिक लेवल पे देख रहे हैं, स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी देख रहे हैं, तो हम उसे स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। कि आपको देखो कि आपके इंडिया में वेस्टर्न घाट्स कहाँ मिलेंगे? देखो वेस्टर्न घाट्स समथिंग इज अराउंड आपका गोवा से लेके आपका महाराष्ट्र एरिया, जो
आपका पूरा साउथ तक कवर करेगा, ये आपका क्या होता है, वेस्टर्न घाट होता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके वेस्टर्न घाट पे आपको एम्फीबियन ज्यादा मिलेंगे रेदर देन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट इज नथिंग बट ये जो आपका एरिया इधर की पानी की तरफ हो जाएगा वो वाला इंडिया का, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कहाँ मिलता है, हमेशा वेस्टर्न घाट्स में आपको ज्यादा एम्फीबियन देखने को मिलेंगे रेदर देन व्हाट योर ईस्टर्न घाट। बट पॉइंट इज टू बी नोटेड कि आपको सबसे ज्यादा आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को कहाँ मिलेगी, इन द वर्ल्ड। ये तो इंडिया की बात हो गई। इन वर्ल्ड की हम बात करें तो वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, आपका कौन सा वो हो जाता है, अमेजोन। अमेजोन में आपको देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, आपका साउथ अमेरिका में। बहुत बच्चे साउथ अफ्रीका लगाकर आते हैं, दिस इज नथिंग बट अ साउथ अमेरिका, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि आपका जो अमेजोन है आपका कहाँ बिलोंग करता है, साउथ अमेरिका में। ब्राजील भी आपका साउथ अमेरिका में ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज नथिंग बट जब आप इकोसिस्टम के लेवल पे क्या देख रहे हो, अपनी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देख रहे हो। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपको डाइवर्सिटी कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलेगी आपके डेजर्ट में, रेन फॉरेस्ट में। आपको मतलब अलग अलग स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी। जो आपको डेजर्ट में मिलेगी वो आपको रेन फॉरेस्ट में नहीं मिलेगी, जो आपको रेन फॉरेस्ट में मिलेगी वो मैंग्रोव्स में नहीं मिलेगी, जो मैंग्रोव्स में मिल रही है वो ना तो डेजर्ट में मिलेगी ना ही आपको रेन फॉरेस्ट में मिलेगी। इस तरह से आपको अलग अलग लेवल की सिर्फ इकोलॉजिकल चेंज होने की वजह से आपको वो स्पीशीज आपको उस जगह देखने को नहीं मिलेगी। मतलब जैसे जो स्पीशीज आपको इंडिया में मिल रही है वो आपको अमेरिका में नहीं मिलेगी, अलग स्पीशीज होगी। बिल्कुल पॉइंट टू बी नोटेड कि पूरा इकोसिस्टम वहां पे चेंज होता है, उनकी हैबिटेट चेंज हो जाती है, उनका फीडिंग सिस्टम पूरा चेंज होता है। इसकी वजह से आपका अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन आता है कि एल्पाइन मीडो की सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहाँ पे होती है, तो ये नॉर्वे में आपको देखने को मिलेगी। एल्पाइन मीडोज की सबसे ज्यादा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आपको कहाँ देखने को मिलती है, नॉर्वे में देखने को मिलती है। अब बात करें जैसे बायोडाइवर्सिटी है हमारा वाइटल रोल निभाती है हमारी जिंदगी में, तो हमें इसको कंजर्व करना हमारा काम है। जैसे हम बात करें तो आपकी एक स्पीशीज जो कई हजार साल पहले थी वो आज की डेट में नहीं है। जैसे आपकी एक बर्ड थी डोडो, वो आज की डेट में नहीं है। तो हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व रखना है ताकि हम दूसरे एनिमल या दूसरे स्पीशीज के लिए भी हैबिटेट अपना सेफ करके रख सके। तो ये हमारा आजकल का इशू बनता जा रहा है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व करके नहीं रख रहे हैं, क्योंकि पीपल जो है दूसरों की बायोडाइवर्सिटी छीन लेते हैं सिर्फ अपनी बायोडाइवर्सिटी बनाने के लिए। अब बात करते हैं स्पीशीज की। अब दो कंपैरिजन दिए हैं एनसीईआरटी ने, स्पीशीज का कंपैरिजन दिया, एक अर्थ का और एक इंडिया का। अब आईयूसीएन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला, आईयूसीएन आपकी इज नथिंग बट जो आपका सिक्योर करके रखती है डेटा। उन्होंने आपकी एक बुक भी बनाई है जिसका नाम क्या है, रेड डेटा बुक। उन्होंने क्या बोला है कि भाई हमारा जिम्मा है कि हम स्पीशीज का ध्यान रखेंगे, कौन सी डेंजर्ड है, कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी वनरेबल है, कौन सी सिक्योर एंड सेफ है। ये इस बुक के अंदर इन्होंने सब लिख रखा है। कब बनी थी, 2004 में, ये ध्यान रखना है। अब इन्होंने क्या बोला, इनके साइंटिस्टों ने बोला है कि हमने आज तक जितनी भी स्पीशीज अपने अंडर देखी है वो सिर्फ 1.5 मिलियन देखी है। अप्रोक्स 20 टू आपकी 50 मिलियन स्पीशीज जो है अभी तक हमने कभी डिस्कवर ही नहीं करी है इनके अकॉर्डिंग। बट अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट में आपके एक अलग साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला है कि आपने अभी तक 7 मिलियन स्पीशीज ही डिस्कवर करी है, अभी और करनी बाकी है। कब की बात कर रही है, ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं। दोनों में ही ग्लोबल लेवल की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं करी है, पूरे ग्लोबल लेवल की बात करी है। ये लिखा हुआ है आईयूसीएन 2004 में बनी थी, 1.5 मिलियन स्पीशीज ही हैं और अभी तक 20 टू 50 मिलियन स्पीशीज हमने डिस्कवर नहीं करी है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में आपने सिर्फ 7 मिलियन स्पीशीज ही आज तक देखी है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं तो अर्थ की बात करते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि आपकी अर्थ पर कितनी स्पीशीज है। अर्थ की स्पीशीज की बात करें तो अब हमें कितना ही पता है कि हमें बताया गया कि आपकी जो स्पीशीज है 70% आपकी एनिमल है। क्या बोला मैंने, 70% जो स्पीशीज है आपकी एनिमल है, ऐसे ही 22% स्पीशीज क्या है, आपकी प्लांट्स है। बट इन द केस ऑफ व्हाट आपके एनिमल, सबसे ज्यादा स्पीशीज आपको कौन सी देखने को मिलेगी, इंसेक्ट देखने को मिलेगी। आउट ऑफ 10 7 स्पीशीज आपकी हमेशा क्या निकलेगी, इंसेक्ट की निकलेगी। आप खड़े हो जाओ पूरे ग्राउंड के अंदर, कहीं पर भी फील्ड के अंदर, तो आप क्या देखोगे कि आपके आसपास कितने सारे आपके क्या मिलेंगे, आपको अर्थ्रोपोड्स आपके आसपास देखने को मिलेंगे। यही आपकी एक बात है जो सब साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे पूरे अर्थ के अंदर कौन सा फाइलम सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपका कौन सा फाइलम हो जाएगा, अर्थ्रोपोड आपका फाइलम हो जाता है। एनिमल स्पीशीज की रिचनेस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस आपको किसकी मिलेगी, सबसे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस आपको मिलती है इंसेक्ट की। बट इन द केस ऑफ द प्लांट, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में कब बोलेंगे कि आपके पूरे बायोस्फीयर में, इन द केस ऑफ व्हाट आपका पूरे ग्लोबली पूछे या आपसे पूछे आपके
एनिमल्स के अंदर किसकी स्पीशीज ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, आपके इंसेक्ट की ज्यादा है। इन द केस ऑफ द बायोस्फीयर, इन द केस ऑफ बायोस्फीयर इफ यू आर आस्किंग, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फंजाई विल बी योर आंसर। तो फंजाई ही आपका प्लांट के में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पे मैं बात करूं एनिमल्स में, तो आपको इंसेक्ट देखने को मिलता है। 70% ऑफ द टोटल आपको क्या मिलेंगे, आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। वहीं पे मैं बात करूं आपको 10 में से 7 आपको इंसेक्ट देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे इंडिया की। अच्छा, उससे पहले आपके यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है जो आपकी स्क्रीन पे दिखा हुआ है। आप ऐसे याद कर सकते हो, को आता है कि इनवर्टिब्रेट इनमें से कौन सा है, आपका वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा कौन है। तो आप देख सकते हो कि इनवर्टिब्रेट में आपको सबसे ज्यादा कौन देखने को मिल रहा है, इंसेक्ट। तो इनवर्टिब्रेट में आपको कौन देखने को मिल रहा है, आपका आर्थ्रोपोड किंगडम आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। देन आपको अदर एनिमल ग्रुप ज्यादा देखने को मिलेंगे। देन आपको मोलस्क देखने को मिलेगा। देन क्रस्टेशियन। आप इसको IOMC से भी याद कर सकते हो। दिस इज द टेक्निक टू रिमेंबर। IOCM आपकी टेक्निक है। इसको याद करने का तरीका इज नथिंग बट अ फार्म। क्यों फार्म क्यों बोल रही हूँ मैं, देखो FARAM, तो एव्स भी आप याद कर सकते हो। दिस इज नथिंग बट तुम्हारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो आप सब जानते हो। पहले कौन आ जाएगी, आपकी फिशेज आ जाती हैं जिसे आप पाइसेस भी कहते हो। देन आपका एम्फीबियन, देन रेप्टाइल, देन एव्स एंड द मैमल्स। तो याद करने का तरीका इज नथिंग बट अ फार्म। ये आपका याद करने का तरीका है। इसे आप वर्टिब्रा की जब आप इवोल्यूशन देखते हो तो तब भी आपको इसी तरीके से याद करनी पड़ती है। प्लांट की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको फंजाई देखने को मिलेंगे। देन आपको एंजियोस्पर्म्स देखने को मिलेंगे। देन आपको एल्गे देखने को मिलेगा। फिर आपको मॉसेज और फंस आपका करीब करीब इक्वल रहता है। और ये आपके लाइकन्स आ जाएंगे। तो आप याद कर सकते हो इसको कि सबसे ज्यादा आपको कौन देखने को मिलता है, फंजाई देखने को मिलता है। देन आपको एंजियोस्पर्म देखने को मिलेगा। देन आपको कौन देखने को मिलेगा, आपको एल्गे देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा। देन आपके पास मॉसेज आ जाएंगे। देन फंस आ जाएंगे। देन आपका लाइकन आ जाएगा। तो ये आपका है, आप इसको याद कर सकते हो। अब इंडिया की बात करें कंपैरिजन टू अर्थ, इंडिया की बात कर रहे हैं कंपैरिजन टू अर्थ, तो बात याद रखनी है कि इंडिया के पास जो लैंड है, इंडिया के पास जो लैंड है वो सिर्फ कितना है, 2.4% उसके पास लैंड है, जो आपका क्या करता है, अपनी बायोडाइवर्सिटी शेयर करता है। ये पहली टर्म है एनसीईआरटी की जो उन्होंने दी हुई है कि डाइवर्सिटी आपकी कितनी परसेंट लैंड पे है, सिर्फ इंडिया के 2.4 पर, जहां पर आपको स्पीशीज रिचनेस देखने को मिलेगी कितनी, 8.1% आपको स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ये वहीं पे बात करूं तो ये क्या है, वन ऑफ द 12 तुम्हारी मेगा डाइवर्सिटी के अंदर आएगा। 1 ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी के अंदर आपकी इंडिया आती है। मतलब बायो मेगा डाइवर्सिटी जो आपकी होंगी, ठीक है, वो कितनी है, करीब 12 है। तो उसमें से एक आपकी क्या होगी, आपकी इंडिया हो जाएगी। देन बात करें आपको 45K वेराइटीज आपको यहाँ पे किसकी देखने को मिलेगी, प्लांट्स की देखने को मिलेगी। वहीं पे मैं बात करूँ डबल इसकी कितनी हो जाएगी, एनिमल हो जाएगी। मतलब 90K अप्रोक्स आपको इंडिया में एनिमल्स देखने को मिलेंगे। रॉबर्ट वे ने बोला था, रॉबर्ट मे ने आपको बात याद आई तो रॉबर्ट मे ने कितना बोला था कि आपका सिर्फ हमने 22%, मतलब इसके यदि 7 मिलियन मान के चले तो सिर्फ 22% ही हमने आज तक स्पीशीज अपनी डिस्कवर करी है रॉबर्ट मे के अनुसार। तो मान के चलो अभी तक हमारी प्लांट की कितनी वैरायटी हमने अभी तक डिस्कवर ही नहीं करी है। प्लांट की मैं बात करूँ तो करीब 1 लाख आपका आंसर हो जाएगा। 1 लाख डाइवर्सिटी हमने आज तक डिस्कवर ही नहीं करी है। इन एनिमल केस में अब बात करें तो 3 लाख समथिंग आपका हो जाएगा। तो ये अभी तक क्या है, नॉट डिस्कवर्ड है। तो इस तरह से आपका बात करी गई है। ये रहा आपका 2.4% आपका लैंड का एरिया शेयर करती है। 81.1 आपका परसेंट एरिया आपका क्या करेगी, स्पीशीज होगी वहाँ पे 81.1%। देन 12 मेगा डाइवर्सिटी आपकी हो जाएगी। 45K स्पीशीज आपकी प्लांट की है। ट्वाइस आपकी किसकी हो जाएगी, एनिमल्स की हो जाएंगी। रॉबर्ट मैंने एस्टिमेट लगाया था 22% आपकी टोटल स्पीशीज रिकॉर्डेड है, जिसमें से आपका यदि हम उनके हिसाब से चले तो 1 लाख प्लांट अभी तक और ऐसे ही 3 लाख एनिमल स्पीशीज अभी तक डिस्कवर ही नहीं करे गए हैं उनके अनुसार। इसी तरीके से हमने बहुत सारी आज तक डिस्कवर ही नहीं करी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न को हमने करीब 2 टुकड़ों में बांटा हुआ है। एक है आपका लैटिट्यूडनल और एक है आपका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल की। तो लैटिट्यूडनल इज नथिंग बट जो आप अर्थ में देख रहे हो जो लेटी हुई लाइंस हैं, बच्चों को याद नहीं होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है लैटिट्यूडनल। जो लेटी हुई लाइंस हैं आपकी, वो आपकी क्या कहलाती है, लैटिट्यूडनल लाइंस कहलाती है, जिसमें आपकी इक्वेटर आ जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी आ जाती है। अब यहाँ पे सबसे बेसिक चीज आपको याद रखनी है, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, जो आपका ये जो आपका एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ेगा,
ये जो ट्रॉपिक और ये वाला एरिया जो आपका इसके बीच में पड़ेगा, ये पूरा का पूरा एरिया, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलेगी। मतलब जो आपका एरिया है 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ डिग्री में आपको क्या मिलेगी, सबसे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस देखने को मिलेगी। ये रही है आपकी 23 नॉर्थ और 23.5 साउथ। तो ये जो दो एरिया है, इन दो के बीच में आपकी क्या पड़ती है, पूरा ट्रॉपिकल एरिया पड़ता है। इसको आप क्या कहते हो, ट्रॉपिकल जोन कहते हो। पूरा का पूरा आपको क्या बोलने को मिलेगा, ट्रॉपिकल जोन कहने को मिलेगा। यहीं पर आपको स्पीशीज रिचनेस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, सबसे सबसे ज्यादा। देन आपको क्या, टेम्परेट रीजन पे, इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं टेम्परेट रीजन के लिए। ऐसे ही टेम्परेट रीजन पे आपको उससे कम देखने को मिलेगी डायवर्सिटी। ये आपका टेम्परेट रीजन हो जाएगा। ऐसे ही आपका एक टेम्परेट रीजन यहाँ पर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि आपको सबसे ज्यादा स्पीशीज कहाँ देखने को मिल रही है, ट्रॉपिकल पे आपको सबसे ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलेगी। देन आपको टेम्परल रीजन पे देखने को मिलेगी, ठीक है। देन आपको पोलर रीजन पे देखने को मिलेगी। इसके लिए बताया है, ये रहा आपका लाइन, इन जनरल स्पीशीज डायवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे हम पोल पे जा रहे हैं, देखो ये ट्रॉपिकल से धीरे धीरे हम जैसे ही पोल पे जा रहे हैं, तो आपको स्पीशीज डायवर्सिटी आपको क्या है, कम देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा आपको ट्रॉपिक्स पे देखने को मिलेगी, जो कि 23.5 से 23.5 साउथ में देखने को मिलेगा। फिर आपको कहाँ मिलेगी, टेम्परेट पे। देन फिर आपको पोलर रीजन पे देखने को मिलेगी। यहीं पर आपके एनसीईआरटी ने दिया है कि कोलंबिया जो आपका करीब साउथ अमेरिका में पड़ता है, उसके पास 1400 आपकी स्पीशीज है एक बर्ड की। बट हम उसी के ऊपर जाए, बर्ड जो आपकी न्यूयॉर्क में, ये कहाँ मिलेगा, ये देखो ये वाला आपका ट्रॉपिकल रीजन का है, ये आपका टेम्परेट रीजन में है। तो वही बर्ड आपको कहाँ देखने को, कितनी देखने को मिल रही है, 105 स्पीशीज। कम हो गई वही सेम स्पीशीज। अब बात करें ग्रीनलैंड जो आपका लगभग लगभग पोलर रीजन पे मिलता है, उसमें वही स्पीशीज 56 हो गई। पहले थी 1400, देन आपकी 105, देन आपकी 56। तो आप देख पा रहे हो कितनी कम हो गई। आपके ट्रॉपिकल से फिर टेम्परेट पर आए, देन पोलर। तो इस तरह से आपकी जो है स्पीशीज क्या हो रही है, कम हो रही है धीरे धीरे। सबसे ज्यादा स्पीशीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको ट्रॉपिक लेवल पे देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा स्पीशीज। इसी का मतलब कहाँ पे देखने को मिल रही है आपको, आपके अमेजोन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं। जो आपको याद रखना है कि हमारी जो स्पीशीज डायवर्सिटी है, आप यदि देखें, सब पहले यहाँ पे मैं लगवा देती हूँ। सबसे ज्यादा स्पीशीज आपको कहाँ देखने को मिल रही है, अमेजोन में देखने को मिल रही है। देन आप देखोगे तो इकोलॉजिकल में हमने इवोल्यूशनरी बेसिस पर आपकी जो है स्पीशी, आपका ट्रॉपिकल लेवल लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट को हमने डिवाइड कर रखा है। कैसे, किस तौर पे, स्पीशिएशन पे। देन आपका हो जाएगा ट्रॉपिकल एनवायरमेंट, देन आपका हो जाएगा सोलर एनर्जी। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा स्पीशीज आपको देखने को कहाँ मिलेगी। क्वेश्चन है बेसिकली क्या कहता है कि आपको सबसे ज्यादा स्पीशीज आपको यहाँ पे कहाँ देखने को मिलेगी। तो जब, जहां पर आपको स्पीशिएशन ज्यादा होगा, ध्यान रखना है, जहां पर आपका सबसे ज्यादा स्पीशिएशन होगा, सबसे ज्यादा स्पीशिएशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जहां पर कोई भी टाइम टू टाइम डिस्टरबेंस ना हो रही हो। मतलब कोई भी नो डिस्टरबेंस जब हो रही हो, तो आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगी, स्पीशिएशन। जैसे सबसे ज्यादा आपकी पढ़ाई सबसे ज्यादा आप कब कर पाओगे, जब आपका क्या हो रहा होगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा। इसी तरीके से मैं बात करूँ, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट पे बहुत डिपेंड करता है आपकी स्पीशिएशन। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। मतलब आपको कोई आके हिलाए ना, आप कॉन्स्टेंट अपना पढ़ते रहो बस। ज्यादा जैसे अब ठंड आ गई, तो आपको कैसा चाहिए, हॉट टेम्परेचर चाहिए एंड ह्यूमिड। ये आपका कैसे होता है, अधिकतर हॉट एंड ह्यूमिड आपका टेम्परेचर है, जिसमें सबसे ज्यादा स्पीशिएशन आपको देखने को मिलेगी। इन द केस ऑफ द स्पीशीज अमेजोन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड। वहां पे कोई भी डिस्टर्बेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी आके वहां पे पेड़ नहीं काटेगा अनटिल अनलेस अलाउ ना किया जाए गवर्नमेंट की साइड से। तो सबसे ज्यादा स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें सोलर एनर्जी की, तो सबसे ज्यादा इक्वेटर पर आपकी पड़ती है। ट्रॉपिकल आपका लैंड कहाँ पड़ रहा है, इक्वेटर के पास पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जहां पर सोलर एनर्जी मिलेगी, तो प्रोडक्टिविटी भी आपकी वहीं ज्यादा होगी। सोलर एनर्जी ज्यादा, तो आपका प्रोड्यूसर क्या करेगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा। तो जहां पर सन ज्यादा, वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, तो आपका स्पीशिएशन भी वहां पे ज्यादा हो जाएगा। तो यही आपके कुछ टॉपिक थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, स्पीशीज एरिया आपके रिलेशनशिप पे। ये आपका किसने दिया था, अलेक्जेंडर वोन हमबोल्ड ने आपका ये दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि जैसे ये एक इस एरिया है, जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करते जाओगे, आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, एक्सप्लोर करते जाओगे, एक्सप्लोर करते जाओगे, एक्सप्लोर, कभी एक टाइम आएगा कि आपका कांस्टेंट हो जाएगा एक्सप्लोरेशन। मतलब एक टाइम तक ही आपको पूरे
एक्सप्लोर करोगे तो आप पूरा एक टाइम तक ही आपको स्पीशीज रिचनेस देखने को मिलती है। विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। इन द फैक्ट रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस द एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्स्ट, आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। अब मैं बात करूं यहाँ पे कि आपको जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करोगे आपको स्पीशीज रिचनेस ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे ही आपका धीरे धीरे एरिया खत्म होने लग जाएगा वैसे ही आपकी स्पीशीज रिचनेस कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब आपका कैसा आता है ये, इसे आप कहोगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपका जो ये ग्राफ बन रहा है दिस इज नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब आप देखोगे तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसके लिए है आपका s इज इक्वल टू सी ए जेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आप कह सकते हो इक्वेशन है, नॉट क्वेश्चन, इक्वेशन है। जब इसमें हम लॉग लगा देते हैं तो लॉग एक्स आपको कुछ नहीं करा, लॉग एक्स लॉग सी, अब आपका जेड आगे आ जाएगा, देन लॉग है। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है जब आप इसको लॉग लगा देते हैं इसके ऊपर। तो ये सब आपको दे रखा है कि एस क्या है, जेड क्या है, सी क्या है, ए क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें इकोलॉजिकल ने, आपका जो ये जेड है, मतलब ये जो आप देख कर आई ये, इसमें आपका ये जो पूरा का पूरा आपको देखने को मिल रहा है ये जो आपको स्लोप देखने को मिल रहा है दिस इज नथिंग बट अ स्लोप, जो कि आपका किससे डिनोट करते हैं, हम जेड से डिनोट करते हैं। अब स्लोप के ऊपर भी बहुत चीजें डिपेंड करती है। यदि जेड आपका कैसा है, अब जेड की वैल्यू कैसी हो सकती है, दो वैल्यू हो सकती है। एक तो स्मॉल हो सकती है, कैसे हो सकती है, अगर स्मॉल रीजन के लिए हम बात करते हैं, मतलब छोटे से देश की हम बात करें तो उसका 0.1 से 0.2 के बीच में जेड की वैल्यू लाई करेगी। बट जैसे ही हम लार्ज की बात करें, लार्जर मतलब कॉन्टिनेंट हो गया पूरा का पूरा, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो आपकी स्पीशीज लेवल या जेड की वैल्यू जो है वो आपकी बढ़ जाएगी 0.6 से आपकी 1.2 आ जाएगी। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अलग अलग वैल्यू देखने को मिलती है, छोटा एरिया छोटी वैल्यू, ज्यादा बड़ा एरिया आपकी जेड वैल्यू ज्यादा। 0.1 से 0.2 तक, 0.6 से 1.2 तक आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जेड लाइज जो है आपका रेंज 0.1 से 0.2 तक करता है। अलग अलग जगह की बातें हैं, न्यूयॉर्क स्टेट का हम देखें तो आपको छोटा मिल रहा है 0.1 से 0.2 तक। बट जैसे ही हम बात कर रहे हैं पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट की, तो आपकी जेड वैल्यू कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो 0.6 से 1.2 आपकी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रगीवोरस, आपका फ्रूट ईटिंग जो बर्ड है, उसकी जो जेड वैल्यू है अलग अलग कॉन्टेंट में आपको अलग मिलेगी, जो कि आपको अधिकतर 1.15 देखने को मिलती है। अगर बात करें स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम में, तो हमारे यहाँ इकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि जिसकी ज्यादा, जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको स्पीशीज वैरायटी होगी, मतलब जहाँ पर आपको स्पीशीज ज्यादा देखने को मिलेगी, जहाँ पर स्पीशीज आपकी हाई होगी, वहीं पर ही आपकी क्या होगी, वो ही आपका मोर स्टेबल होगी। वही स्पीशीज या वही एरिया आपका इकोसिस्टम जो होगा मोर स्टेबल होगा रेदर देन तो जहाँ पे आपको स्पीशीज कम देखने को मिलेगी। फॉर मेनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्यूट्स विद मोर स्पीशीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल टू द लेस स्पीशीज। ये ध्यान रखना है, जहाँ पर आपकी स्पीशीज ज्यादा होगी वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा रेदर देन द कम वाला। स्टेबल कम्युनिटी, अब वहाँ पे क्या है, वेरिएशन आपको देखने को मिलती है हर टाइम टू टाइम। जैसे डेविड टिलमैन ने आपको एक कहानी दी है, डेविड टिलमैन ने क्या बोला है कि आपको स्पीशीज रिचनेस आपको देखने को मिलेगी लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम में। यूज आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड सम टिलमैन फाउंड, उन्होंने क्या देखा कि प्लॉट विद द मोर स्पीशीज शोड लेस टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। ही आल्सो शोड दैट इन द इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट द हायर प्रोडक्टिविटी। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं टिलमैन ने, बस आपको एक बात कही है, जहां पर आपकी स्पीशीज ज्यादा होगी, स्पीशीज रिचनेस आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, वही आपकी कैसी होगी, वही स्पीशीज आपकी स्टेबल होगी, वहीं पर ही आपको क्या होगा, प्रोडक्टिविटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ये उनकी कहानी है, ये उन्होंने आपको लाइन बताई है। उन्होंने क्या है कि स्पीशीज रिचनेस का हमें आज तक वेलबींग पता नहीं चला है कि हमें ये किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है, बट जैसे भी है हमारे लिए एसेंशियल है इकोसिस्टम के लिए, बस इतनी सी बात है। देन आगे चलते हैं, अब आपकी रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस के बारे में है। पॉल एलरिच ने आपको ये कहानी दी है। उन्होंने आपको क्या बताया कि जो आपका मान के चलो दिस इज नथिंग बट योर एरोप्लेन, जो एरोप्लेन है उसके पास क्या होते हैं, उनके विंग्स होते हैं। अगर आपके जो सारे पैसेंजर हैं, ठीक है, अगर आपका एक एक पैसेंजर मान के चलो 100 इसमें रिवेट्स लगी हैं, रिवेट्स इज नथिंग बट अ बोट लाइक थिंग, तो आपका मान के चलो आपके जितने भी बैठे हुए हैं इसके अंदर आपके पैसेंजर्स को धीरे धीरे करके विंग्स में से एक एक आपका रिवेट निकालने लग जाए, तो एक टाइम पे तो किसी एक ने निकाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा दो ने निकाला फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसे ही कर करके पूरे के पूरे 100 पैसेंजर्स यदि आपके विंग्स में से रिवेट्स निकाल लें तो पूरा का पूरा आपका एरोप्लेन की तो संगति पूरा का पूरा हिल जाएगा। तो इसी तरह से एरोप्लेन इज नथिंग बट योर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को चलाने वाली चीज क्या है, आपका क्या, की स्टोन स्पीशीज। की स्टोन स्पीशीज नथिंग बट जो आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिराइव कर रही है, मेजर इकोसिस्टम का फंक्शन जो आपका देख रही है। अगर इकोसिस्टम में से कोई भी हम मेन आपका इकोसिस्टम में से कोई भी मेन
स्पीशीज हम निकाल ले तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम आपका हिल सकता है। जैसे आपका एरोप्लेन के विंग्स में आपने विंग्स में से आपका क्या कर दिया, रिवेट्स पूरा का पूरा निकाल दिया, तो उसकी वजह से आपका क्या है, लॉस हो जाएगा। तो आपका क्या है, रिवेट्स इज नथिंग बट योर स्पीशीज। ठीक है, ये आपकी स्पीशीज है जो आपको ध्यान रखना है। एरोप्लेन में से आपने रिवर्स निकाल दी, आपका एरोप्लेन हिल जाएगा। इकोसिस्टम में से आपने कीस्टोन स्पीशीज निकाल दी, आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा। तो लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग जो आपकी क्या है, ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू अ फ्लाइट सेफ्टी देन अ लॉस ऑफ अ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट और द विंडो इनसाइड द प्लेन। गॉट इट? इतनी बात थी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बात करते हैं। अब हमारे यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है, लॉस होता जा रहा है बायोडाइवर्सिटी के अंदर बहुत सारी स्पीशीज का। जैसे पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन सेट दैट एक्सटेंशन ऑफ 2000 आपकी क्या है, स्पीशीज जो है नेटिव वर्ड वो हमने एक्सटेंड कर दी है। IUCN ने रेड डेटा बुक में लिखा हुआ है कि 784 स्पीशीज जो है आपकी किस किस की इंक्लूड करे, 338 आपकी वर्टिब्रेट, 359 आपकी इनवर्टिब्रेट, 87 आपकी प्लांट्स। ये क्या है, 500 साल में हमने क्या कर दिए हैं, हमारे यहाँ से एक्सटेंट हो चुकी हैं, मतलब हमारे पास है ही नहीं, पूरी की पूरी गायब हो चुकी हैं नेटिव जो आपकी बर्ड्स हैं। ये नहीं कि एंडेंजर्ड है, एक्सटेंट हो चुकी हैं 2000 स्पीशीज आपकी, 2000 स्पीशीज करीब आपकी क्या है, पूरी की पूरी आपकी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बची ही नहीं है। जिसमें से आपकी कौन सी आती है, डोडो। आपकी ये बहुत मॉरिशियस आपकी बर्ड थी, पुराने टाइम में आप सर्च करोगे आपको दिख जाएगी। आपको ये देखने को मिलेगी आपकी नोबिता एंड डोरेमोन की मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा डोडो, जिसने नहीं देखी वो देख सकता है। थाइलेसीन आपकी एक ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज थी, स्टेलर सी काऊ आपकी रशियन स्पीशीज थी। ऐसे ही बाली जवान, कैस्पियर, ये सब आपकी टाइगर की स्पीशीज जो आपकी 2000 स्पीशीज के अंदर आती हैं और आपकी इवेंचुअली आपकी पूरी की तरह एक्सटेंट हो चुकी हैं। इसी तरह से आपकी क्या है, मोर देन 15,500 स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। 12% जो थी आपकी बर्ड स्पीशीज थी। ऐसी 23 स्पीशीज आपकी मैमल की स्पीशीज थी। 32 आपकी क्या थी, आपकी एम्फीबियन थी। 31 उसमें से आपके जिम्नोस्पर्म थे, जो कि आपका पूरा का पूरा ग्रेट एक्सटेंशन के उसमें बेसिकली ये आपकी वो स्पीशीज है जो आपका फेस कर रही हैं। ये कैसी चीज है, ये है जो आपको उस फेज के अंदर है कि कभी भी एक्सटेंड हो चुकी है, अभी एक्सटेंड नहीं हुई है, इट्स अबाउट टू एक्सटेंड। ओके, देन बात करते हैं आपका कि हमारे यहाँ धरती पे बोला जाता है कि आपका ये 6th एडिशन है एक्सटेंड होने का। मतलब हमारे यहाँ जो आपका, यदि याद हो तो जब आपने देखा होगा इवोल्यूशन की स्टडी में आपने पढ़ा था कि हमारे इवोल्यूशन में 65 मिलियन ईयर अगो 65 मिलियन ईयर अगो आपके डायनासोर एक्सटेंट हो चुके हैं। तो इस डायनासोर जो आपका एक्सटेंट हुए हैं ये मास एक्सटेंशन कहते हैं इसे। दिस इज नथिंग बट योर वर्ड मास एक्सटेंशन। मास एक्सटेंशन हुआ था आपका करीब 65 मिलियन ईयर अगो। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अचानक से कोई भी किसी भी कॉज की वजह से आके पूरी की पूरी जो आपका मास, पूरा का पूरा जो आपका इकोसिस्टम है या पूरा का पूरा जो आपकी स्पीशीज अभी भी अर्थ पर है वो पूरी की पूरी गायब हो रखी हैं। अब हमें ये नहीं मालूम कि 6th एक्सटिंक्शन आपका कब आ जाए। 6th एक्सटिंक्शन ये क्या है कि आपका प्रोग्रेस में है। एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि 6th एक्सटिंक्शन इज प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस एपिसोड। अब नहीं पता कब हो जाए, किसी का कुछ नहीं पता। बस ये है कि जो आपका डायनासोर के टाइम पे हुआ था वो आपका 5th था। लाइव डाइवर्सिटी ऑन अर्थ देयर वाज 5th एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज, जब आपका कब था, डायनासोर के टाइम पर। अब आपका ये 6th एक्सटिंक्शन का टाइम चल रहा है। बात करते हैं इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ मे लीड आपका किस केस पे कर सकती है। यदि हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाए तो हमारे यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका प्लांट प्रोडक्शन में डिक्लाइन आ जाएगा। प्लांट प्रोडक्शन में डिक्लाइन आने के बाद आपका फिर क्या हो जाए, इन्वायरमेंटल पर जो हमारे पर्टुबरेशन है सच एज ड्राउट वो आपके बढ़ जाएंगे। जैसे मान के चलो प्लांट आपका क्या है, प्लांट आपके मान के चलो डिक्लाइन हो रहे हैं, प्लांट का प्रोडक्शन हमने खत्म कर दिया, तो आपकी जितनी भी उससे रिलेटेड है फ्लड, ड्राउट वगैरह, ये सब आपकी क्या है नेचुरल क्लाइमेटीज हैपन हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमारी क्या है वेरिएबिलिटी जो है आपकी प्लांट प्रोडक्टिविटी की वजह से हमें बढ़ानी चाहिए। आप उसी की वजह से जैसे इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट डिजीज साइकिल, ये सब इन सब के बढ़ने की वजह से भी आपको खतरा हो सकता है आपके इकोसिस्टम को। पहला क्या था, प्लांट स्पीशीज का प्रोडक्शन, उसमें डिक्लाइन आएगा तो आपका क्या है, आपकी नेचुरल क्लाइमेटीज को ज्यादा से ज्यादा मतलब होने लग जाएगी। देन आप यदि आप पेस्टिसाइड का यूज करोगे, ज्यादा वाटर का यूज करोगे, मतलब जो भी चीजें आप एक्सेस में यूज करोगे तो भी आपके इकोसिस्टम को खतरा हो जाता है। बात करते हैं कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ क्यों हुआ, भाई कॉज क्या है बायोडाइवर्सिटी की। तो 4 कॉजेज हैं हमारे यहाँ। उन 4 कॉजेज को हमने नाम दिया है इविल क्वार्टेट। क्वार्ट का मतलब क्या है 4, तो इविल क्वार्टेट इज नथिंग बट आपके जो 4 आपके कॉज हैं वो आपका क्वार्टेट है। अब इन सब चारों में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दिस इज नथिंग बट कि हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमंस दूसरों का घर छीन रहे हैं। छोटी सी भाषा में बताऊं तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरों
दूसरों का हम क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी या उसका का पूरा हैबिटेट मिटा देते हैं। जैसे कि हम अपनी स्लैश एंड बर्न वाली, यदि आपने खेती सुनी होगी स्लैश एंड बर्न, तो हम क्या करते हैं, स्लैश एंड बर्न करते हैं, उस एरिया में जाएंगे, उस एरिया को अपना फर्टिलिटी, आप जब अपना काम करा, फर्टिलिटी जब आपकी धरती ने छोड़ दी, तो आप उस एरिया को जला के चले जाते हो। तो उस जो एरिया में आपके क्या रह रहे थे, एनिमल थे, प्लांट्स थे, वो तो सब गायब हो गए, वो पूरा का पूरा बंजर हो गई जमीन, अब आप छोड़ के जा रहे हो। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपका वहां पे जो रहने वाली स्पीशीज है उन सबका आपने क्या कर दिया, लॉस कर दिया, हैबिटेट लॉस, जिसकी वजह से टुकड़ों टुकड़ों में आपका हो रहा है। 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस जो है आपका क्या हो गया, रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6%। जो आपका अमेजोन के अंदर 14% जो आपका क्या था, जहां पे आपकी खेती हो रही थी, या आपका कह सकते हैं सबसे ज्यादा आपको स्पीशीज देखने को मिल रही थी, वो लैंड अब कितना बचा है, सिर्फ 6% बचा है। अब एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि जैसे जैसे आप इस चैप्टर को खत्म करोगे, तो आप क्या देखोगे कि इस चैप्टर के अनुसार आप 1000 स्पीशीज जो है, 1000 मोर हेक्टेयर में जो आपकी स्पीशीज है वो लॉस्ट हो चुकी होगी। आपका अमेजोन लंग ऑफ द प्लेनेट कहलाता है। क्यों भाई, तुम्हारी 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है, जो 20% आपकी ऑक्सीजन है वो आपको यहीं से देखने को मिल रही है। अब वहां पे जितने भी अमेजोन में लोग रहते हैं, वो भी तो भाई अपना ही गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो क्या करते हैं, वहां पे अपनी खेती करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया को पूरा का पूरा जला देंगे। सोयाबीन की कल्टीवेट कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को कर सके, बट उसी की वजह से क्या हो रहा है, उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, व्हेन अ लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, mammals and birds require large territory and certain animal with the migratory habitat are badly affected, lead to the population decline। बेसिकली यहाँ पर आपका ह्यूमंस के कर्म की वजह से दूसरे स्पीशीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ रहा है। ऐसी बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड में क्या बोल रहा है कि आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन। बेसिकली जब आपकी नीड्स क्या हो जाए, ग्रीड्स में टर्न बदल जाती हैं, तो आपका क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। मान के चलो एक जमीन है जहां पर आपको सोना मिलता है, आपको पता चल गया कि ये पर्टिकुलर जगह से आपको सोना मिलता है, तो आप क्या करोगे, आपको थोड़ा सा सोना मिला, आप उसे और खोदोगे, फिर सोना निकालोगे, तो पूरा का पूरा आप एरिया करके ऐसे क्या कर दोगे, खराब कर दोगे। तो यही है, जब आपकी नीड्स क्या है, ग्रीड में टर्न हो जाए, तो आपका वो एरिया खराब हो जाता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपके यहाँ पे हो जाएंगे। जैसे मैनी स्पीशीज आपकी एक्सटेंट हो चुकी है। 500 ईयर पहले आपकी स्टेलर काउ पैसेंजर पिजन थे, जो उनको हम यूज करते थे, पैसेंजर मतलब हम उनको मैसेज वगैरह यूज करते थे। ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन, उनकी अब स्पीशीज ही नहीं बची हैं, अब खत्म हो चुकी है। मैनी मरीन स्पीशीज पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड, हमने उन्हें मार बस पकड़ पकड़ के खाना शुरू कर दिया था, अब वो खत्म हो चुके हैं, अब है ही नहीं। एंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एक्सटेंशन ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज। एलियन स्पीशीज इन्वेजन की बात करेंगे, जब आपकी कोई भी एक एलियन स्पीशीज आपके एरिया में आ जाती है। जैसे मान के चलो आप घर में पढ़ रहे हो, अब आपके घर में मान के चलो आप घर में इस कोने में पढ़ रहे हो, अब इस कोने को छोड़ के तुमने अपने रूम के बैठे हो, और आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, तो उनके बहुत सारे बच्चे हैं, मान के चलो 2-3 बच्चे हैं, और तुम्हारा रूम तुम अपना लगा के बैठे हो, लॉक लगा के बैठे हो अपने रूम में, बट आप क्या करोगे, क्यों लगाया भाई आपने लॉक, ताकि उन बच्चों से आप परेशान ना हो। बट इन द केस आपके पास कोई सेपरेट रूम ना हो, तो आपको ये क्या करेंगे, यही बच्चे आपको तंग करेंगे। तो यही मतलब है कि आपके यहाँ पे कोई भी एक एलियन स्पीशीज आ जाती है, कोई भी आपके नेचुरल हैबिटेट में कोई नई स्पीशीज आ जाएगी, तो आप क्या हो जाओगे, आपका हैबिटेट जो हो जाएगा वो नुकसान हो जाएगा। क्यों, अब क्या हो सकता है, वो स्पीशीज आपके लिए इन्वेजिव हो जाए, मतलब आपके लिए घातक हो जाए। तो इसी तरह से इन्वेजिव स्पीशीज आपको क्या कर सकती है, वही डिक्लाइन कर सकती है, और आपको एक्सटिंक्शन के कगार पे डाल सकती है। जैसे आपकी एक फिश थी नील पर्च नाम की, जो कि हमने लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में इंट्रोड्यूस कराई थी, जिसने क्या करा था, आपकी 200 स्पीशीज थी चिजरेट फिश की, वो उसने एक्सटेंड कर दी। क्यों, क्योंकि वही वो उसे चाहिए था कि मैं ही अब पूरे इसमें रहूंगी, अब मेरे को कोई भी एक्स्ट्रा स्पीशीज नहीं चाहिए, जिसकी वजह से दूसरी स्पीशीज जो थी आपकी चिजरेट फिश, वो उसने पूरी की पूरी गायब कर दी। यदि आपको याद हो तो एक स्पीशीज है आपकी बेंगल टेरर। वो क्या है कि एक बार आपका वाटर हयासिन, जिसको आप क्या कहते हैं, वाटर हयासिन, वो क्या है कि आपका पूरा का पूरा आपके पूरे पानी में फैल जाएगा, जैसे जैसे उसको जगह मिलती जाएगी, और पूरा का पूरा ऑक्सीजन खत्म करता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो पूरा का पूरा पानी में से ऑक्सीजन खींच लेता है। इसी तरह से आपकी क्या है, लेंटेना आपकी स्पीशीज है, जो कि आपकी क्या है, इन्वेजिव है। पार्थेनियम ग्रास क्या है, आपके लिए इन्वेजिव है। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या करती है, अपने लिए जगह बना लेगी, एक वीड है बेसिकली, खरपतवार जिसे हिंदी में कहते हैं, वो अपने लिए जगह बना लेगी, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके अस्थमा वाले लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से आपके अफ्रीकन कैटफिश है क्लेरियस, जिसने क्या करा था, जो वहां पे ऑलरेडी कैटफिश रह रही थी उस पॉन्ड या उस लेक के अंदर, उसको उसने खत्म कर दिया। नॉर्टन पॉन्ड रिवर के अंदर जो थी, उसको खत्म कर दिया था। जो वहां की इंडिजीनियस मतलब होता है देसी वाली, मतलब जो आपकी देसी वाली स्पीशीज वहां की थी, उसने उसको खत्म कर दिया था, जो आपकी हमने बाहर से अफ्रीकन कैटफिश मंगाई थी उसने। आगे बढ़ते हैं, को एक्सटिंक्शन मतलब ये
एक्सटिंक्शन मतलब इसकी आपकी यदि कोई एक स्पीशीज एक्सटेंट हो रही है तो उससे रिलेटेड स्पीशीज भी आपकी एक्सटेंट हो जाएगी। दिस इज नथिंग बट व्हेन स्पीशीज बिकम एक्सटेंट द प्लांट एंड द एनिमल स्पीशीज एसोसिएट विद इज एन ऑब्लिगेटरी वे बिकम एक्सटेंट। ठीक है, जैसे हॉट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटेंट, इट्स यूनिक असेंबलेंस ऑफ पैरासाइट आल्सो मीट द सेम फेट। अनदर एग्जांपल इन केस को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म वेयर एक्सटेंशन ऑफ द इन, मान के चलो इसको याद करने का तरीका इज नथिंग बट कि आपका मान के चलो प्रे है वो आपका खत्म हो गया है, तो आप जो प्रे को खाने वाला जो प्रेडेटर था वो भी खत्म हो जाएगा, क्यों, उसको खाना ही नहीं मिलेगा। जो जिस पे डिपेंड कर रहा है वो ही नहीं बचेगा, तो जो डिपेंड कर रहा है वो भी नहीं बचेगा। तो यही कहानी थी। अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कहानी करते हैं। बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए? पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत कुछ देती है। बायोडाइवर्सिटी हमें क्या क्या दे रही है? आपको खाने की स्पीशीज दे रही है, आपको मेडिसिनल चीजें दे रही है। तो इसी को हमने क्या कर रखा है? कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। आपका क्या क्या डिवाइड कर रखा है हमने? कैसे कंजर्व कर सकते हैं? कंजर्व करना है आपको तीन तरीके से आप कर सकते हो। एक है आपका नैरोली यूटिलिटेरियन, ऐसे ही है आपका ब्रॉडली, और ऐसे ही आपका एथिकल वे में। अब नैरो की हम बात करें तो नैरो इज नथिंग बट, जब आप क्या देख रहे हो नैरो में क्या मिलेगा आपको यहाँ पे देखने को कि आप जो भी ह्यूमन से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, बेसिकली आपको इकोनॉमिक बेनिफिट वाली चीजें जो होगी वो आपका ह्यूमन आपको क्या मिलेगा? उसे संभालता हुआ ये उसे कंजर्व करता मिलेगा। जैसे आपको खाने को मिल रहा है, सीरियल मिल रही है, पल्सेस मिल रही है, फूड मिल रहा है, बेसिकली वो संभालेंगे। देन आपको कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसे हम बचाएंगे, कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट है हम उसे बचाएंगे, फाइबर हम बचाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे यहाँ बहुत अलग अलग चीजें जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, हम उसे जब सेव करते हैं तो वो नैरोली यूटिलिटेरियन में आ जाता है। जब आप मेडिसिन भी बना रहे हो, मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स जो आपकी करंटली अब सोल्ड होती है वो किससे मिलती है? आपको प्लांट से ही मिलती है, या आपको स्पीशीज से ही मिलती है किसी ना किसी। तो हमें उन्हें सेव करना, बचाना चाहिए। तो ये आपका हो जाता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात की रिसोर्स पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पीशीज लेवल पर डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बेसिकली बायो प्रोस्पेक्टिंग इज नथिंग बट जब आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पता है किसी प्रोडक्ट की, तो जो उससे रिजेंबल या उसके लिए इंपॉर्टेंट आपकी क्या है? जेनेटिक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है, तो आप उसको एक्सप्लोर करोगे ताकि हम उनको बचा सकें अपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बायो प्रोस्पेक्टिंग में? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर कर रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे, ताकि हमें पता चल सके कि उससे हमें इकोनॉमिक वैरायटी या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या मिलेगी। ब्रॉडली की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं? जो भी हमें नेचर से मिल रहा है, मेजर रोल हमारा इकोसिस्टम निभा रहा है, तो जो भी हमें चीज मिल रही है हम उसको क्या करते हैं? ओ करते हैं। बेसिकली हमारे लिए वो कर्जदार है। ठीक है, वो आपका एक तरह से ही चीजें हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी हमें प्लांट से चीजें मिल रही हैं, हमें अर्थ एटमॉस्फेयर मिल रहा है, आपको देखो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको? एटमॉस्फेयर में आपको एयर मिल रही है, ये भी आपका ब्रॉड प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, आपको लैंड मिल रहा है, ये भी आपका ब्रॉड प्रोस्पेक्ट है। आपको प्लांट से मतलब प्लांट है, आपको जितनी भी दवाइयां दे रहा है वो भी आपका। तो ये सब क्या है? अमेज़न जो है आपका, तो ये आपका इसके अंदर आ जाएगा। पॉलिनेशन एक दूसरे पे रिजेंबल करता है, तो आपको ब्रॉडली आपको सारी चीजें मिल रही हैं। अमेज़न फॉरेस्ट एस्टिमेट टू प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस 20% आपकी टोटल ऑक्सीजन तुम्हारा अमेज़न फॉरेस्ट देता है। पॉलिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्या कर रहा है? इकोसिस्टम में प्रोवाइड कर रहा है आपको सर्विसेज अलग अलग इस तरह से भी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आपको पॉलिनेटर कौन हो जाएंगे? बी, बम्बल बी, बर्ड्स एंड बैट, ये आपका क्या है? आपको मदद करते हैं। अधिकतर एस्थेटिक जो आपकी चीजें अब आजकल बहुत चल रहा है एस्थेटिक, तो उसमें भी आपको ये मदद करेंगे। एथिकल वे इज नथिंग बट कि आप कर्जदार हो तो आप हमारी रक्षा करोगे। दिस इज नथिंग बट एथिकल वे इज अ ओ वाली थिंग। मतलब आप हम इकोसिस्टम पे हम कर्जदार हैं, क्यों भाई? हमें प्लांट्स फूड दे रहे हैं, हमें दवाइयां दे रहे हैं, तो वो हम उनका कर्ज पे हैं। तो इसी तरह से इसलिए हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप हमारे आभारी हो तो हमारी रक्षा करो, दैट्स इट। ये आपका एथिकल वे में आ जाता है। आर्गुमेंट कंजर्विंग व्हाट वी आर ओ टू मिलियन ऑफ प्लांट एनिमल्स पे हम डिपेंड करते हैं, माइक्रोब्स पे हम डिपेंड करते हैं, तो हमें क्या करना है? उसको बचाना है। ये फिलोसफिकली और स्पिरिचुअलिटी वाली बात है कि अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है तो तुम्हारा भी बनता है कि जिम्मा बन रहा है कि तुम भी उनकी हेल्प करो। तो यही वाली चीज है कि वो कब से इतने मिलियन मिलियन ईयर से तुम्हारी रक्षा करते आ रहे हैं, तुम्हें ऑक्सीजन देते आ रहे हैं, तो तुम्हारा काम है, तुम्हारी मोरल ड्यूटी बनती है कि उनको भी आप ध्यान में रखो, फ्यूचर जनरेशन के लिए उन्हें बचा के रखो। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि आप किसी भी बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हो या हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए दो एस्पेक्ट हैं आपके, एक जो है कंजर्व करने के लिए, एक इन सीटू और एक एक्स सीटू। तो मैं अपने नोट्स में लिखवा रही हूँ। कंजर्व करने का तरीका है एक आपका इन सीटू और एक है आपका एक्स सीटू।
अब हम बात कर रहे हैं इन सीटू की। तो इन सीटू का मतलब कुछ नहीं है, इन सीटू का मतलब है कि ऑन साइट, मतलब जहां पर जो स्पीशीज है हम उसकी वहीं पर कंजर्वेशन करेंगे, वहीं पर हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। ऑन साइट हम उसे क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे बात करूं मैं टाइगर, हमें टाइगर को प्रोटेक्ट करना है, इंसिटू की बात कर रहे हैं सबसे पहले हम। यदि हम बात करें टाइगर को हमें प्रोटेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसका पूरा का पूरा क्या करेंगे, फॉरेस्ट एरिया को हम क्या कर देंगे, पूरे के पूरे फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब कि जहां पर हमारा टाइगर रह रहा है तो हम क्या करेंगे, टाइगर को हमें बचाना है तो हम उसका पूरा का पूरा एरिया, फॉरेस्ट एरिया को ही क्या कर देंगे, कंजर्व कर लेंगे या प्रोटेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये लाइन ये कह रही है। देन हम बात करें आपके उसको, तो इन सीटू में भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। इन सीटू में आपको हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा, वैरायटीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपका हॉटस्पॉट हो जाएगा, देन आपका क्या हो जाएंगे, आपके नेचुरल पार्क इसके अंदर आ जाएंगे। नेचुरल पार्क के बाद आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसके अंदर आ जाएगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसके अंदर आ जाएगी। देन आपको यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब वहीं पे मैं बात करूं एक्सीटू की, तो एक्सीटू इज नथिंग बट आप क्या कर रहे हो, किसी भी स्पीशीज को उसकी अपने एक एरिया से ले जाकर दूसरे एरिया ले जा रहे हो। मतलब कोई भी थ्रेटन स्पीशीज है, मान लो किसी भी स्पीशीज को कोई भी थ्रेट है, उस स्पीशीज को हम क्या करेंगे, टेक आउट कर लेंगे उसके अपने एरिया से, टेक आउट करके कर लेंगे नेचुरल हैबिटेट से, उसका जो भी कोई नेचुरल हैबिटेट होगा उससे हम निकाल के उसे कहाँ ले जाएंगे, एक प्रोटेक्टेड एरिया में ले जाएंगे ताकि हम उसे क्या कर सकें, स्पेशल एरिया में जाके प्रोटेक्ट कर सकें। तो स्पेशल एरिया ले जाएंगे ताकि हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, अब इसके अंदर एक और रह गया सेकंड आपका इसमें आ जाएगा ग्रोव्स। ठीक है, ये एक चीज रह गई थी। अब इसके अंदर भी बात करें तो इसके अंदर भी आपको चीजें देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन जहां भी हो रही होगी इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे ही आपका बोटानिकल गार्डन इसके अंदर आ जाएगा, बोटानिकल गार्डन आपका इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे ही जूलॉजिकल पार्क आपका इसके अंदर आ जाएगा, जूलॉजिकल पार्क। देन आपका यहाँ पे लाइफ सेंचुरी इसके अंदर आ जाएगा, व्हाट, लाइफ सेंचुरी आपका इसके अंदर आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इन सीटू की। तो इन सीटू में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हॉटस्पॉट की, वन एंड ओनली सबसे पहले हॉटस्पॉट। अब हॉटस्पॉट भी हम कहीं नहीं बना सकते अपनी मर्जी से। हॉटस्पॉट कहाँ बनेगा, जहां पर आपकी क्या होगी, रिचनेस ज्यादा होगी, की क्राइटेरिया है जहाँ पे रिचनेस ज्यादा होगी, जहाँ पे आपके स्पीशीज रिचनेस बेसिकली ज्यादा होगी, जहाँ पे आपका एंडेमिज्म ज्यादा होगा। एंडेमिज्म इज नथिंग बट कि वो स्पीशीज उसे वहीं मिलेगी, उसके अलावा वो नहीं मिलेगी। जहाँ पर आपकी थ्रेटन स्पीशीज ज्यादा होगी, थ्रेटन स्पीशीज आपको जहां देखने को मिलेगी वहीं पर ही आप हॉटस्पॉट बना सकते हो। तो ये 3 आपके की क्राइटेरिया है जहां पर आप क्या बनाओगे, आप अपना हॉटस्पॉट बनाओगे। अब बात करें तो इंडिया में आज की डेट में आपको कितने देखने को मिलेंगे, तो आपके बेसिकली आपके हॉटस्पॉट आज की डेट में कितने हैं, वो आपके 34 है। कितने हैं आज की डेट में, 34 है। बट एनसीईआरटी ने जितना लिखा है आपको उतना याद रखना है। इंडिया में आपके कितने हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, इंडिया में आपके हॉटस्पॉट सिर्फ आपको 3 देखने को मिलेंगे। इंडिया के हॉटस्पॉट आपको सिर्फ 3 देखने को मिलेंगे, जो कि कौन कौन से हैं। आपका पहला हो गया वेस्टर्न घाट, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस देखने को मिलती है। अब सबसे पहले एनसीईआरटी ने यही लिखा था, जो कि आपका वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका मिलके बना रही है जगह बेसिकली, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। देन इंडो बर्मा, इंडो बर्मा इज नथिंग बट आपका भूटान एंड म्यांमार वाले एरिया। देन आपका थर्ड हिमालयन रेंजेस पर आपको ये देखने को मिलेगा। सेकंड की बात करते हैं आपके नेशनल पार्क्स की। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो हमारे इंडिया में नेशनल पार्क कितने हैं, 90 हमारे इंडिया में है। कौन मेंटेन करता है, गवर्नमेंट इसे मेंटेन करती है। ये एक ऐसा एरिया है जो कि आपका गवर्नमेंट सेक्टर आपका क्या करेगा, मेंटेन करेगा। क्यों, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। क्यों एक्टिविटी यहाँ पे कोई अलाउड नहीं होती भाई, आपका पूरा का पूरा एरिया कंजर्व है, आपके प्रोटेक्ट करने का एरिया है, जो किसके लिए, स्पीशीज के लिए। तो यहाँ पर आप नहीं जा सकते हो, ना ही कोई यहाँ से आ सकता है। सबसे पहला नेशनल पार्क आपका कहाँ बना था, जिम कॉर्बेट बना था। अब यहाँ पे आपकी अलाउड नहीं है कोई भी एक्टिविटी अनटिल अनलेस आपको कोई गवर्नमेंट अलाउ करते। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। थर्ड है आपका नथिंग बट यार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात करें तो आपको ये कितनी देखने को मिलेंगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब है कि आप जहां पर आपका फ्लोरा एंड फौना को आप क्या कर रहे हो, रिजर्व कर रहे हो या कंजर्व कर रहे हो, वो आपका है। तो कितने हैं ये हमारे इसमें, 448 आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, जिसमें आपका यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्टिविटी आपको यहाँ पे अलाउ मिलेगी। यहाँ पे वो क्या कर देंगे भाई, आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो अपनी एजुकेशन पर्पस के लिए, ये आपको अलाउड मिलेगा। वहीं पे हम बात करते हैं फोर्थ, बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे इंपॉर्टेंट है बायोस्फीयर रिजर्व।
बायोस्फीयर रिजर्व में इंडिया के अंदर आपको ये 14 देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप क्या करते हो, लैंड को भी प्रोटेक्ट करोगे। यहाँ पे आप ट्राइबल एरिया, ट्राइबल जो पीपल होंगे उनको भी आप प्रोटेक्ट करोगे, ट्राइबल पीपल। यहाँ पे आप साथ साथ क्या करो, लैंड को तो प्रोटेक्ट कर रही है और ट्राइबल पीपल को भी आप क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। इन सबका काम है बायोस्फीयर रिजर्व में आ जाता है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बायोस्फीयर रिजर्व में 3 चीजें हैं। आप यहाँ पे कंजर्वेशन करोगे, किसी मतलब कंजर्वेशन आपको करनी है। साथ साथ आपको डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना पड़ता है, डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही। या आप रिजर्व, आप बेसिकली रिसर्च के लिए भी आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, या बेसिकली रिसर्च यहाँ पर करते हैं एजुकेशनल पर्पज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। अब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 3 आपके सेगमेंट होते हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। 3 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। 3 सेगमेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा आपको कोर जोन, जो सबसे अंदर वाला है। यहाँ पे कोई नहीं जा सकता, दिस इज नथिंग बट अ कोर जोन। यहाँ पर कोई नहीं जा सकता है, यहाँ पे एक्टिविटी अलाउड ही नहीं होती, नो एक्टिविटी अलाउड, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। देन आपका आ जाता है बफर जोन, ये दिस इज नथिंग बट अ बफर जोन, जो सेकंड है आपको उससे बाहर। यहाँ पे आप रिसर्चेस के लिए जा सकते हो, यहाँ पे आपको सिर्फ अलाउ है रिसर्च। देन आपका हो जाता है ट्राइबल एरिया या ट्रांजिशनल एरिया। ट्रांजिशनल एरिया जहां पर आपको एक्टिविटी अलाउड है। क्यों अलाउड है, क्योंकि भाई ट्राइबल लोग हैं, उनको भी तो खाना पीना कहीं से चाहिए, तो इसलिए ये ट्राइबल एरिया का है। यहाँ पर आपको एक्टिविटी हमेशा आपको अलाउड मिलेगी। अलग बात करते हैं आपके सेक्रेड ग्रूव्स की। कैसा एरिया, सेक्रेड का मतलब ही क्या होता है, पवित्र होता है। तो सेक्रेड ग्रूव्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये ऐसा एरिया होगा जहां पर आप कोई भी पवित्र चीज को ध्यान रख रहे हो, या पूजा से रिलेटेड जो भी आपकी चीजें है, बेसिक चीजें हैं, बेसिकली उनका ध्यान रखना है, उनको प्रोटेक्ट करना। तो वेनिट्रेटेड जो भी आपकी चीजें होंगी, मतलब पूजा के लिए जो चीजें होंगी, उनको आप क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। जैसे आपका मैरीगोल्ड है, तो पूरा फील्ड आपका मैरीगोल्ड है, आप उसको प्रोटेक्ट करोगे। आप इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, आइलैंड ऑफ प्रिस्टीन के नाम से भी आप जानते हो, आइलैंड ऑफ प्रिस्टीन के नाम से भी आप इस एरिया को जान सकते हो। इसी वजह तरह से आपका एग्जांपल मैरीगोल्ड का फूल है, ठीक है। जहां पर भी आपका मैरीगोल्ड का फ्लावर होगा, पूरे के पूरे एरिया को हम क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे एरिया को कंजर्व करके रखते हैं ताकि कोई भी हानि ना हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं एक्सी2 की हम बात करते हैं अब। तो एक्सी2 में हमने बात करी थी, तो हमने क्या देखा था कि एक ऐसा एरिया कि हम किसी भी स्पीशीज को टेकन आउट कर लेते हैं। ये वो चीज है जहां पर हम किसी भी स्पीशीज को टेकन आउट कर लेंगे, उसके पर्टिकुलर एरिया से उसे एक स्पेशल एरिया ले जाएंगे जहां पर हम उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो प्रिवर, अब ऐसे ही हम किसी भी चीज को ले सकते हैं। अब प्रिजर्वेशन हमारा सबसे पहले था कि हम किसी चीज को प्रिजर्व कर रहे हैं। अब प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम किसी सीड को प्रिजर्व कर रहे हैं तो वो सीड बैंक में चला जाएगा, किसी जीन को हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं तो वो जीन बैंक्स में आ जाएगा। ऐसे ही एक होती है क्रायो प्रिजर्वेशन, जहां पर हम किसी भी स्पर्म वगैरह को, किसी भी पोलन को तो हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। को कितने पे रखते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन के हम उसे कंजर्व करके रखते हैं। तो ये आपका कुछ जो है प्रिजर्वेशन के लिए। ऐसे ही आपका क्या है, बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन इज नथिंग बट जो आपका फ्लावर से रिलेटेड होगा, जहां पर हम फ्लावर्स की कंजर्वेशन कर रहे होंगे, बचा रहे होंगे, टेकन आउट करके उन्हें वहां पे ले आएंगे अपने एरिया में, बोटानिकल गार्डन उसे कहेंगे। ऐसे ही जूलॉजिकल पार्क, जैसे आप सब देखते हो जू जिसे कहते हो, दिस इज नथिंग बट योर जू। तो आप कहीं और से लेकर आए हो अपने एरिया में। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सफारी हो जाएगी। अब आपकी 2 समिट एनसीईआरटी ने गिवन करी है। 2 समिट कौन सी, एक है आपकी अर्थ समिट, सबसे पहली है आपकी जो अर्थ समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो आपकी रियो दे जेनेरियो में हुई थी। अर्थ समिट हुई थी रियो दे जेनेरियो में, आपकी अर्थ समिट हुई थी। अब वही बात करें कब हुई थी, 1992 में हुई थी। इसका थीम था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। ये आपको इसका थीम याद रखना है, थीम इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है, याद करना है, इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड है आपका वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट हुई थी आपकी 2010 में। वर्ल्ड समिट में आपका क्या बताया गया था 2010 में, वो हुई थी आपकी जोहान्सबर्ग में हुई थी। जोहान्सबर्ग आपका कहाँ पड़ेगा, जोहान्सबर्ग आपका साउथ अमेरिका में, वो साउथ अफ्रीका में पड़ता है, नॉट अमेरिका, साउथ अफ्रीका के में आपको ये पड़ेगा। तो इसकी क्या वो थी आपकी थीम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि अपने आने वाली जनरेशन के लिए अपनी चीजें बचाओ ताकि आगे यूज कर सकें। तो यहाँ से आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कहानी आई है। ये है सारा इन सीटू एंडेमिज्म, जहां पर सब कुछ जो एनसीईआरटी में लिखा है मैंने ऑलरेडी करा दिया है। ऐसे ही सेक्रेड ग्रूव्स की कहानी हो गई। राजस्थान कहाँ कहाँ पे मिलते हैं सेक्रेड ग्रूव्स, राजस्थान, वेस्टर्न घाट, ये सब आपका नाम लिखे हुए हैं ऑलरेडी। ये है एक्सी2 में आपको कहाँ कहाँ पे कब हुई थी, ऐसी अर्थ समिट 1992 में, 2010 में, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आपका इस चैप्टर का फाइनली दी एंड हो गया है। आपकी पूरी की पूरी इकोलॉजी सीरीज हमने खत्म कर दी है, पूरा 1 शॉट हमने खत्म कर दिया है। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट जरूर कर देना। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। नो हिचकिचाहट के बिना आप कर सकते हैं।
Okay, then bye. See ya. Tata. Bye.